हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नया लेसन है हिस्ट्री का वो है आपका सेकंड लेसन जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। बेटा मैं फर्स्ट लेसन आपको जब हमारा स्कूल खुलेगा फेस टू फेस पढ़ाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा टफ है, वो आपको तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नया चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि नेशनलिज्म का हिंदी मीनिंग क्या होता है। नेशनलिज्म मीन्स होता है राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद कहाँ पे? इंडिया में। तो आप देखें इस लेसन में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे राष्ट्रवाद जो था, नेशनलिज्म जो था वो स्प्रेड हुआ। ठीक है, और क्या क्या जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसको लाने के लिए, लोगों के बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग्स जगाने के लिए क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है, as you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. अगर आप फर्स्ट लेसन पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे किस तरह से जो यूरोप था वहाँ पे जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स इमर्ज हुई वो नेशन स्टेट के साथ हुई। ठीक है, अब नेशन स्टेट आप सोचोगे क्या होता है, तो नेशन स्टेट होता है बेटा न केवल किसी कंट्री का रूलर बल्कि वहाँ के जो कॉमन सिटीजन है वो अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी को लेके चले। ठीक है, इट ऑल्सो मेड ए चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर। इसका मतलब है कि लोग ये समझ सकें, ठीक है, कि वो कौन है एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी क्या है, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, न्यू सिंबल्स एंड आइकन, जो नए सिंबल से, आइकन थे, सॉन्ग से, आइडियाज से, फॉर न्यू लिंक एंड रिडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है, नए नए जो बाउंड्रीज थी उनको एक दूसरी बाउंड्रीज से लिंक किया गया। ठीक है, उनको रिडिफाइन किया गया। ठीक है, इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो ये नेशनल आइडेंटिटी थी, यानी कि एक कॉमन आइडेंटिटी को लेके चलना, ये एक लंबी प्रोसेस के थ्रू आया। ठीक है, ये इजीली नहीं कंट्रीज़ के बीच में आया बल्कि बहुत लंबी प्रोसेस के थ्रू आया। हाउ डिड दिस कंसिस्टेंस इमर्ज इन इंडिया? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर भाई यहाँ इंडिया में कॉमन जो आइडेंटिटी लोगों ने ली कि हम सबसे पहले क्या हैं, इंडियन है, तो वो एक उसको लोगों के अंदर वो फीलिंग जगाना आसान नहीं था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस तरह मिस ऐसी जो फीलिंग्स थी इंडिया में वो कैसे आई। ठीक है, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज, इंडिया में जैसे कि वियतनाम था और भी अदर जो कॉलोनीज जो कंट्रीज थी। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि इंडिया में आप जानते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिशर रहे हैं, ऐसे वियतनाम में भी बहुत सारे कॉलोनी लाए। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के अंदर जो ये फीलिंग जगी, ठीक है, नेशनलिस्ट जो फीलिंग जगी वो इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे वो सभी लोग जो थे, यहाँ के जो कंट्री के जो लोग थे, वो जो यहाँ पे कॉलोनियल थे उनको मीन्स यहाँ से भगाना चाहते थे। ठीक है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से आई। पीपल बिगन डिस्कवरिंग दियर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ दियर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। ठीक है, और लोगों ने अपने आप को एकजुट करना शुरू किया, एक अपनी यूनिटी बनाई जिससे कि वो स्ट्रगल कर सके किसके खिलाफ, कॉलोनिज्म के खिलाफ। ठीक है, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बाउंड दैट टाइम मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। अब यही जो लोगों की थिंकिंग थी कि यहाँ से किसी न किसी हालत में जो किसी न किसी उसमें हमें क्या है, जो कॉलोनिज्म है उनको यहाँ से अपने कंट्री से बाहर भेजना है, तो यही जो फीलिंग्स थी, इसी फीलिंग ने लोगों को एकजुट किया। ठीक है, जिससे कि वो इनके खिलाफ क्या है, आंदोलन कर सके। ठीक है, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन प्रत्येक क्लास के लिए जो ये कॉलोनिज्म जो था, इफेक्ट था जो कॉलोनिज्म का, वो अलग अलग था। ठीक है, देयर एक्सपीरियंस वॉज वेराइड, उनके जो एक्सपीरियंस थे वो भी अलग अलग थे, एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। और यहाँ तक कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए जो फ्रीडम का जो मतलब था वो भी अलग अलग था। ठीक है, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मोमेंट। अब जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, किसकी लीडरशिप में, महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने इन सारे ग्रुप को, अलग अलग जो ग्रुप थे उनको क्या क्या इकट्ठा करने का काम किया जिससे कि वो एक मास मूवमेंट बना सके। ठीक है, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। भाई अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो कम्युनिटी हैं, अलग अलग जो कम्युनिटी के जो पीपल हैं, उनको एकजुट करना ये कोई आसान काम नहीं था और बिना कॉन्फ्लिक्ट के संभव नहीं था। ठीक है, तो ये काम किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, किसकी लीडरशिप में, महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में। ठीक है,
In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. भाई इससे पहले आपने पढ़ा होगा जो 20th सेंचुरी के अर्लियर तक आपने पढ़ा, ठीक है, नेशनलिज्म के बारे में, इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में. इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920. और इस लेसन में हम जो स्टोरी लेंगे वो 1920 से लेंगे. एंड स्टडी नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और इस लेसन में हम मोस्टली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, बोथ मूवमेंट्स आर लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी. ठीक है, दोनों जो मूवमेंट थे वो किसने लॉन्च किए? महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किए. वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट. हम देखेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी थी उसने डेवलप किया ये जो नेशनल मूवमेंट था. हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. और आपने देखा कि अलग अलग ग्रुप को जोड़ने का उन्होंने काम किया. तो देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल. और आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग ग्रुप थे उनके जो इमेजिनेशन थी उसको किस तरह से जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने कैप्चर किया. यानी कि अलग अलग लोगों को, अलग अलग थिंकिंग के लोगों को एकजुट करना आसान काम नहीं था, लेकिन ये काम करके दिखाया हमारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने. ठीक है, अब बेटा आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन. ठीक है, इन द ईयर आफ्टर 1919 के बाद वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरिया. हम देखेंगे जो नेशनल मूवमेंट था वो स्प्रेड हुआ नए एरिया तक. इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, नए नए जो सोशल ग्रुप थे वो उससे जुड़े. एंड डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और नए तरीके भी अपनाए गए स्ट्रगल के. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट. अभी हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, हम किस तरह से समझेंगे इस डेवलपमेंट को. व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, और ये जो स्ट्रगल था उसका इम्प्लीकेशंस क्या थे. ठीक है, सोसाइटी पे इसके इम्प्लीकेशन क्या थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उससे बहुत सारी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हुई. इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब क्योंकि जब वार लड़ा जाता है तो जो टूल्स होते हैं, जो हमारे जो वार लड़ने के लिए जो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्च था वो बहुत सारा हो चुका था. विच वॉज फाइनेंस बाय वार लोन, जिसको किससे पूरा किया गया? वार लोन लेके किया गया. एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और इस लोन को देने के लिए टैक्स को, लोगों पे टैक्स लगाया गया, कस्टम ड्यूटी लगाई गई, उसको बढ़ाया गया. एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और यहाँ तक कि लोगों की जो इनकम थी उसको भी उस पर भी टैक्स लगाया गया. ठीक है, थ्रू द वार ईयर प्राइजेज इंक्रीज. जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता रहा 1913 टू 1914 टू 1918, जब तक वर्ल्ड वार चलता रहा तब तक क्या हुआ, जो प्राइस थे, कॉमन चीज़ों के जो प्राइस थे वो इंक्रीज होने लगे. डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, जहाँ यानी प्राइस जो 1913 में था वो जस्ट डबल हो गया 1918 तक. ठीक है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. और जब सारी चीज़ों की कॉमन चीज़ें जो थी, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें थी उनके जो प्राइस थे वो बढ़े, तो इसका सबसे ज़्यादा असर किस पे हुआ? जो कॉमन पीपल थे, जो पुअर पीपल थे. ठीक है, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर. अब गांव वालों को कहा गया कि जो यूथ है उनको वो कहाँ भेजे? आर्मी में भेजे. ठीक है, सोल्जर बनने के लिए. एंड द फॉर रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, और यहाँ तक कि जबरदस्ती उनको रिक्रूट किया गया आर्मी में. जो यूथ थे, गाँव के जो यूथ थे, उनको रिक्रूट किया गया आर्मी में लड़ाई लड़ने के लिए. कॉज वाइड स्प्रेड एंगर. अब लोगों के बीच में गुस्सा था, ठीक है, कि भाई जबरदस्ती उनको क्यों बनाया जा रहा है, क्यों आर्मी में सोल्जर बनाया जा रहा है. ठीक है, देन इन 1918 एंड 1920 टू 21, 1918 से लेके 19 और 1920 से लेके 21, क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब क्या हुआ, बहुत सारे इंडिया के कई पार्ट में जो क्रॉप थी वो भी फेल हो गई. ठीक है, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. अब जब क्रॉप फेल हो गई तो क्या था, जो फूड की जो शॉर्टेज थी वो होने लगी. दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. और साथ ही साथ एक तो क्रॉप की भी शॉर्टेज थी, फूड की भी शॉर्टेज थी, साथ ही साथ वहाँ पे क्या थी, जो महामारी थी वो भी फैल गई. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग 12 टू 13 मिलियन, कम से कम 12 से लेके 13 मिलियन जो पीपल थे, पेरिस द रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड द एपिडेमिक. बहुत सारे लोग खत्म हुए इस महामारी के कारण और इस फेमाइन के कारण, भुखमरी के कारण. ठीक है, कम से कम 12 से लेके 13 मिलियन जो पीपल थे इसके कारण मारे गए. ठीक है,
पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। लेकिन लोगों को फिर भी ये उम्मीद थी कि जब ये वार खत्म हो जाएगा, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, उनकी जो ये हार्डशिप है, ये मुसीबतें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर। अब धीरे धीरे नए लीडर जो सामने आए, नए तरीके अपनाए गए स्ट्रगल के, ठीक है। जो नया मोड ऑफ स्ट्रगल था वो भी सजेस्ट किया गया, ठीक है। अब है आपका बेटा सेकंड, आपका जो टॉपिक है वो है आपका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आई होप आपको फर्स्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीटली आपको समझ आ गया होगा। अब हम ले चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो है वो है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह का जो आइडिया था, किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जी भारत वापस आए 1915 में। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जैसे कि आपको मालूम है कि 1915 में महात्मा गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट रेसिस्ट रिजाइन। जहाँ पे आपको मालूम है कि उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेसिस्ट रिजाइन के खिलाफ लड़ाई लड़ी विद ए नोबल मेथड ऑफ मास एगिटेशन। वहाँ पे मास एगिटेशन किया, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसको उन्होंने किसका नाम दिया? सत्याग्रह का नाम दिया। रेसिस्ट रिजाइन मीन्स होता है रंगभेद, यानी कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्या होता था? गोरों के साथ और कालों के साथ अलग अलग व्यवहार होता था, यानी कि कालों के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके रंग रूप के आधार पे, ठीक है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। जो आइडिया था सत्याग्रह का वो जोर देता था पावर ऑफ ट्रूथ पे एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है। और किसकी? जो ट्रूथ को खोजने की नीड पे जोर देता था। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू। ये सजेस्ट करता है कि अगर क्या है आपका जो कारण है, आप जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, अगर आपका वो कारण सत्य है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आपका अगर आपकी जो ये लड़ाई जो है किसके खिलाफ है? इनजस्टिस के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन, ठीक है। इस तब आपका फिजिकल फोर्स अपनाना जरूरी नहीं है। किसके खिलाफ? ऑपरेशन के खिलाफ। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ आपको फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट सीजिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना एग्रेसिव हुए ही सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है। एक सत्याग्रही जो है, वो सत्य बोलने वाला जो है, अपनी इस बैटल को, यानी कि जो अन्याय के खिलाफ उसने जो स्ट्रगल किया है और लड़ाई लड़ी है, उसको वो जीत सकता है किससे? नॉन वायलेंस से, बिना किसी वायलेंस के। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसेंस ऑफ द ऑपरेशन। आपको केवल इतना करना है कि जो ऑपरेशन है, यानी कि जिसने आपके साथ बुरा किया है, उसकी आपको आत्मा को, यानी उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको जगाना है, ठीक है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन हैव टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ, ठीक है। और आपको इतना उसको फोर्स करना है कि आपने उसका जो कॉन्शियसनेस है उसको जगाना है, जिससे कि वो भी ये रियलाइज कर सके, वो जो ट्रूथ है उसको वो देख सके, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ, बजाय किसके? फिजिकल फोर्स के, यानी उसके साथ जबरदस्ती ना करे, बल्कि उसको उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको जगाए, जिससे कि वो ट्रूथ को एक्सेप्ट कर सके थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है। आपको यूज ऑफ यानी वायलेंस करके उसको एक्सेप्ट नहीं करवाना है, बल्कि वो नॉन वायलेंस से, यानी उसको नॉन वायलेंस के जरिए आपको उसको ट्रूथ दिखाना है, ठीक है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। और इस स्ट्रगल में हमें पूरा विश्वास है कि अंत में किसकी जीत होगी? यानी कि जो सत्य है उसकी जीत होगी, ठीक है। महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और महात्मा गांधी जी का विश्वास था कि जो नॉन वायलेंस का जो धर्म है, उससे सारे जो इंडियंस हैं वो यूनाइट होंगे, एकजुट होंगे, ठीक है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, अब महात्मा गांधी जी 1915 में इंडिया आए। महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। अब क्योंकि वो पहले सत्याग्रह जो मूवमेंट था वो साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट रिजाइन के खिलाफ उन्होंने लॉन्च कर चुके थे, वहाँ पे उन्हें सक्सेस मिली। तो जब वो इंडिया वापस आए तो यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस में उन्होंने सत्याग्रह जो मूवमेंट था वो चलाया। इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। और 1916 में वो कहाँ गए? चंपारण बिहार गए टू इंस्पायर द पीजेंट। किसको इंस्पायर करने के लिए? पीजेंट को इंस्पायर करने के लिए। पीजेंट को उन्होंने इंस्पायर किया किसके खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए? ऑपरेशन प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि प्लांटेशन जो सिस्टम था वो जो वहाँ के जो किसान थे उनके साथ मीन्स बुरा बर्ताव जो हो रहा था, तो उसके खिलाफ
आप जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने इंस्पायर किया, ठीक है। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा, और 1917 में वो उन्होंने जो ये सत्याग्रह जो मूवमेंट था वो खेड़ा के जो पीजेंट्स थे उनको सपोर्ट किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड ए प्लेग एपिडेमिक, क्योंकि क्या है, एक तो क्रॉप फेल हो चुकी थी और दूसरी जो महामारी थी वो फैल चुकी थी। द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, अब जो खेड़ा के जो पीजेंट्स थे वो क्या नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि क्रॉप भी फेल हो चुकी थी, वहां पे महामारी भी फैल चुकी थी, तो वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। एंड वर्ड डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स, ठीक है। और वो लगातार जो वहाँ के पीजेंट थे खेड़ा के, वो लगातार गवर्नमेंट से क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लगातार वो मीन्स डिमांड कर रहे थे कि उनको इस रेवेन्यू में, यानी वो उनको रेवेन्यू देने में रिलैक्सेशन दिया जाए, ठीक है, उनका कुछ रेवेन्यू जो है वो माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद, और 1918 में महात्मा गांधी जो थे वो अहमदाबाद गए टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट, और वहाँ पे उन्होंने जो सत्याग्रह मूवमेंट था उसको ऑर्गेनाइज किया, किसके बीच में, जो वहाँ के अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आने के बाद, ठीक है, अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगहों पे गए, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग लोगों को क्या क्या इंस्पायर्ड किया, ठीक है, स्ट्रगल करने के लिए, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका लास्ट जो टॉपिक है, जो लास्ट पैराग्राफ मैंने अभी आपको पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस जितना मैंने आपको पढ़ाया वो टॉपिक वाइज आप इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके नोट्स बनाओगे, इसमें न्यू वर्ड्स हैं उनके, वो भी आप कॉपी में पूरे लेसन के आप कॉपी में बनाओगे, ठीक है। अगला टॉपिक अगले वीडियो में।